बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वो टॉपिक इज़ अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आज के लेक्चर में बेसिकली हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलिजन होती कितनी टाइप्स की। उसके बाद हम एक सिंपलेस्ट केस की कोलिजन लेंगे जिसमें सिर्फ दो ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगे और हम देखेंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ क्या होती हैं। v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। v1 डैश से मुराद है कि एक ऑब्जेक्ट टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या थी और दूसरे ऑब्जेक्ट की टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी। एंड एट द एंड ऑफ द टॉपिक हम डिफरेंट केसेस देखेंगे कोलिजन के, जब डिफरेंट मैसेस की बॉडी डिफरेंटली वेलोसिटी से मूव करते हुए आपस में कोलाइड करेंगी तो हम ये बता सकते हैं कि कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी। सो वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करें विद स्पेसिफिक वेलोसिटी तो टकराने के बाद उनकी स्पीड क्या होंगी, उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलिजन की टाइप्स क्या होती हैं। तो नेक्स्ट चीज़ अब हम देखते हैं कि जब दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं m1 एंड m2 और जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद अगर उनके दरमियान इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो कोलाइड करने के बाद v1 डैश और v2 डैश मतलब कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी। सो एज इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग कि हमारे पास ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है दो चीज़ें हमारी कंजर्व रहती हैं। एक तो हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है और दूसरा हमारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो उसी हिसाब से हम इसकी दो इक्वेशन बनाएंगे। सो मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो कोलाइड करने के बाद लेट्स सपोज हमारे पास दोनों बॉडी का मोमेंटम था m1 v1 प्लस m2 v2। तो कोलाइड करने के बाद हो जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो अब इसमें करेंगे हम ये कि हम वन वाली जो वैल्यूज़ हैं m1 और v1 वाली उनको एक साइड पे ले लेंगे और m2 और v2 वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी साइड पे ले लेंगे। सो ये वाली वैल्यूज़ इधर आके माइनस हो जाएंगी। इन दोनों में m1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और इन दोनों वैल्यू में से m2 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और उसके बाद दूसरी जो हमारी कंडीशन है इलास्टिक कोलिजन में होती है वो ये होती है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। सेम इसी तरह मोमेंटम की तरह हम उसकी भी एक इक्वेशन बना लेंगे। सो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन थी वो आफ्टर कोलिजन भी सेम वही होगी। सो बिफोर कोलिजन लेट्स सपोज हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी दोनों बॉडीज़ की मिला के हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सो आफ्टर कोलिजन हो जाएगी हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर एंड हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। डैश रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी का आफ्टर कोलिजन वाली, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर के। सो m1 बॉडी शो कर रही है फर्स्ट वाली को और m2 बॉडी शो कर रही है सेकंड बॉडी को। सो यहाँ पे भी हम सेम इसी तरह m1 v1 वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके जाके सेम इसी तरह की एक इक्वेशन बना देंगे। सो जब हम m1 और v1 वैल्यूज़ को और m2 v2 वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे करेंगे तो अगेन इसी तरह हमारे पास ये चीज़ें कॉमन आ जाएंगी। सो यहाँ से हमारे पास जब ये कैंसिल हो जाएगा तो पीछे ये वाली हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएगी जिसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं। सो इस तरह से इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हम एक सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इसी तरह ये वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। जब हमने पहली कंडीशन यूज़ की काइनेटिक मोमेंटम वाली तो हमारे पास एक इक्वेशन आई, और जब हमने दूसरी इक्वेशन यूज़ की दूसरी कंडीशन यूज़ की तो हमारे पास दूसरी कंडीशन आई जो कि काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन वाली कंडीशन को यूज़ करने से आई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं। जब वो कोलाइड करेंगे तो डेफिनेटली उनकी वेलोसिटी चेंज होंगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि उनका मोमेंटम इंटरचेंज होगा लेकिन ओवरऑल हमेशा कंजर्व रहेगा। तो कुछ ना कुछ उनकी वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि उनका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो कितना उनका मोमेंटम चेंज होगा वही डिसाइड करेगा कि उनकी वेलोसिटीज़ में कितना चेंज आएगा। तो जब भी हमने किसी भी सूरत में चेंज देखना हो
तो हम उन दोनों चीज़ों को डिवाइड करते हैं। तो अभी हमने देखना है कि बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, इनडायरेक्टली उसकी स्पीड में कितना चेंज आएगा, और जितना स्पीड में चेंज आएगा उसी हिसाब से उनका काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो ओवरऑल दोनों कोलिजन के दौरान, सारी के सारी कोलिजन के दरमियान जो उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, उसको देखने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं। सो जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट के साथ और राइट हैंड साइड को राइट के साथ डिवाइड करेंगे। सो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगी। अब यहाँ से हमें जो हमारा सेकंड पार्ट जो हम करना चाह रहे हैं वो ये था कि हमने v1 डैश की और v2 डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर v1 इधर आ जाएगा, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आई है वैल्यू v1 डैश की। सो v1 डैश की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जब हम इन दोनों इक्वेशन में से, ये जो हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक में लगाएंगे तो हमारे पास v2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। और जब वो वाली v2 डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर हमारे पास v1 डैश की वैल्यू भी आ जाएगी। सो इस तरह से हम दोनों जो चीज़ें फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, v1 डैश एंड v2 डैश, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो हम इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। दोनों इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है कि हम दोनों में से किस में लगाएं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा रहे हैं। सो दिस वाज और इक्वेशन नंबर 1। सो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम v1 डैश की जगह ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो जब v1 डैश की जगह इसकी ये सारी की सारी वैल्यू आई, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब जब ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस सारे साइंस चेंज कर देगा, इक्वेशन के अंदर जो साइंस हैं, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा v1 और v1 ऐड होके 2v1 आ जाएगा। उसके बाद ये जो m1 है ये बारी बारी इन तीनों फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से क्योंकि हमें v2 डैश की वैल्यू अब चाहिए, तो v2 डैश वाली वैल्यूज़ को हम एक साइड पे ले जाएंगे और जो v2 डैश के बगैर वाली वैल्यूज़ हैं उन सबको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ओके, सो अब जब हमने ये वैल्यू v2 डैश वाली यहाँ पे लेके जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। और इन दोनों में अगर आप देख सकते हैं कि v2 डैश जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा m1 प्लस m2। और यहाँ पे इन दोनों में से हमारे पास v2 कॉमन आ सकता है। ये कॉमन लगाएं ना लगाएं दोनों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ v2 डैश की वैल्यू चाहिए। इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, और जो ये यहाँ पे m1 प्लस m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, क्योंकि हमें सिर्फ v2 डैश की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ पे आके इस सारी टर्म्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है ये हमारे पास है v2 डैश की। अब ये वाली v2 डैश की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी v1 डैश की वैल्यू। सो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास v2 डैश की इस तरह की रीअरेंज करने के बाद वैल्यू बनी है। अब ये जो v2 डैश की वैल्यू है हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को बेशक कोई आप नाम भी दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 बोल लें। इस इक्वेशन नंबर 3 में हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ v2 डैश एंड वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू पुट करेंगे, उसे रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास v1 डैश की वैल्यू भी आ जाएगी। सो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से हम इसको ये m1 प्लस m2 ये अलग-अलग करके लिखें या एक ही दफ़ा डिवाइड में लिख दें, कोई से फ़र्क नहीं पड़ता। जब इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो v1 डैश की वैल्यू आएगी वो ये आएगी m1 माइनस m2, v1 कॉमन आ जाएगा, प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप इसको भी बेशक इस तरह अलग अलग करके लिख सकते हैं दोनों के नीचे, या इसको एक कंसेक्टिव लिख सकते हैं। तो जब सिंपली आप v2 डैश की वैल्यू, जो ये वाली v2 डैश की वैल्यू है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल करके, तो हमारे पास v1 डैश की ये वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह से हमारे पास v1 डैश की भी और v2 डैश की भी वैल्यू आ गई हैं। सो ये इलास्टिक कोलिजन अगर दो बॉडी के दरमियान हो तो उन बॉडी की आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगी, ये इस इक्वेशन से हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये जो v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू हमने निकाली है, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ताकि कोई भी केस अगर आपको दिया जाए तो उसमें आप ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करके आप बता सकेंगे
कि इस पर्टिकुलर केस के लिए दो बॉडी जो आपस में कोलाइड कर रही हैं, वो कोलाइड करने के बाद उनकी स्पीड क्या होगी, यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर अबाउट देम। सो थर्ड और लास्ट पॉइंट आज के टॉपिक का था कि अगर डिफरेंट केसेस हमारे लिए सबसे पहला केस ये है कि अगर दो ऐसी बॉडी आपस में कोलाइड कर रही हैं जिनके मैसेज बिल्कुल इक्वल हैं, उनके दरमियान इलास्टिक कुलैयन हो रहा है, तो वो टकराने के बाद उनकी दोनों की आफ्टर कुलैयन वेलोसिटी v1 डैश और v2 डैश क्या होगी। तो v1 डैश और v2 डैश की दोनों की वैल्यू आपके पास हैं, उसमें हमने सिर्फ ये कंडीशन पुट करनी है, तो आपको समझ आ जाएगी कि उस केस में हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट जिनके मैसेज तकरीबन इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज तकरीबन इक्वल हैं, एक 40 किलो का है, एक 50 किलो का है, तो वो अगर आपस में डिसाइड करें कि हम एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो वो कोलाइड करने से पहले ही बता सकते हैं कि उन दोनों की जो कोलाइड करने के बाद स्पीड होगी वो क्या होगी। जब दो ऐसे बॉडी आपस में टकराएं जिनके मैसेज तकरीबन इक्वल हैं, तो उनकी फर्स्ट बॉडी की कोलिजन के बाद स्पीड क्या होगी। फर्स्ट बॉडी की आफ्टर कोलिजन हमारे पास वेलोसिटी ये होती है। जब हम इसमें कंडीशन पुट करें, हमारे पास कंडीशन क्या है कि दोनों मैसेज इक्वल हैं, दोनों मैसेज इक्वल हैं, तो उनके साथ 1 और 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे m1 है वहाँ भी m आ जाएगा, जहाँ पे m2 है वहाँ पे भी m आ जाएगा। तो m माइनस m जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। m1 अगर 40 kg का है तो m2 भी अप्रॉक्सीमेटली 40 kg का ही है, तो 40 माइनस 40 क्या आ जाएगा, 0। तो जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको भी 0 कर देगा सिंपली। और अब m2 v2 m2 और m1 इक्वल हैं, इसलिए सिंपल हम इसकी जगह m लिख देंगे। नीचे भी m1 प्लस m2 दोनों सेम है, तो ये हम इनकी जगह सिंपल m लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2m। यहाँ पे हमारे पास m से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास v1 डैश किसके इक्वल आ जाएगी, v2। इसका क्या मतलब है, v1 डैश क्या है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1, मैस 1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और v2 क्या थी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 बिफोर कोलिजन। तो इसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से दूसरी वाली बॉडी कोलाइड करने से पहले भाग रही थी, कोलाइड करने के बाद जो फर्स्ट वाली बॉडी होगी वो उसी स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं स्नोकर बॉल्स की। जितने भी स्नोकर बॉल होते हैं सबका मैसेज तकरीबन सेम होता है। तो अगर आप जिस स्पीड के साथ स्टैगर को हिट करते हैं बिफोर कोलिजन, वो जब दूसरे बॉडी को जाकर टकराता है तो वो खुद तो रुक जाता है, तो दूसरी बॉडी सेम उसी स्पीड से मूव करना शुरू कर देती है। तो ये वाला कंडीशन हमें तकरीबन वही बता रहा है कि जब दो ऐसी बॉडी कोलाइड करें जिनके मैसेज बिल्कुल सेम हैं, तो फर्स्ट वाली बॉडी जो है वो सेकंड वाली बॉडी बिफोर कोलिजन जिस स्पीड से मूव कर रही थी, कोलाइड करने के बाद फर्स्ट वाली उसी स्पीड से आगे की तरफ मूव करनी शुरू हो जाएगी। सेम इसी तरह सेकंड वाली बॉडी का आफ्टर कोलिजन क्या स्पीड होगी वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड वाली बॉडी v2 डैश की वैल्यू इक्वेशन हमारे पास है, उसमें सेम इसी तरह हम वैल्यू पुट करेंगे। सेम इसी तरह जब हमारे पास v2 डैश की जो वैल्यू है जो यहाँ पे हमने निकाली है, उसमें हम सिर्फ कंडीशन पुट करें कि m1 और m2 दोनों सेम हैं, तो ये साथ क्योंकि दोनों सेम है तो सेम अमाउंट जब माइनस होंगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और नीचे भी उनके साथ 1 और 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 2m हो जाएगा। 2m से कैंसिल हो जाएगा, तो v2 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा v2 डैश है कि हमारे पास जो सेकंड बॉडी की स्पीड है आफ्टर कोलिजन, और v हमारे पास है उस v1 हमारे पास वो है, यहाँ पे 1 आएगा, v1 हमारे पास बॉडी 1 की स्पीड है बिफोर कोलिजन। तो इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ कि जब दो मैसेज सेम मैसेज की बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी, तो कोलाइड करने के बाद सेकंड वाली बॉडी जो है वो फर्स्ट वाली बॉडी की स्पीड से मूव करनी शुरू हो जाएगी, और फर्स्ट वाली बॉडी जो है सेकंड वाली बॉडी की स्पीड से आफ्टर कोलिजन जो है वो मूव करनी शुरू कर देगी। तो स्नोकर बॉल्स पे आप सारे की सारी इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि जब आप स्टैगर को हिट करते हैं किसी रेड बॉल से, तो जब वो रेड बॉल से हिट करता है तो रेड बॉल स्टैगर की स्पीड से मूव करना शुरू कर देता है, और स्टैगर जो है वो रेड बॉल की स्पीड से मूव करना शुरू कर देता है। रेड बॉल लेट्स सपोज अगर रेस्ट पे था तो वो टकराने के बाद स्टैगर जो है वो रेस्ट पे आ जाता है। अब एक और केस ले लेते हैं जहाँ पे हमारे पास m1 बहुत ग्रेटर है m2 से, और जो हमारे पास m2 है वो उसकी स्पीड क्या है, 0 है। इसकी मिसाल ऐसे ही आप ले सकते हैं कि लेट्स सपोज एक m1 जिसका मैस बहुत ज़्यादा है m2 से,
M1 आप ले सकते हैं एक हाथी को, और M2 आप ले सकते हैं एक चूंटी को। चूंटी जो है वो बिल्कुल रेस्ट की स्पीड पे खड़ी हुई है, हाथी जो है किसी स्पीड से भागता हुआ आ रहा है। जब वो उस चूंटी को कोलाइड करेगा तो क्या होगा, V1 डैश क्या होगी और V2 डैश क्या होगी। आप इसको वैसे इमेजिन भी कर सकते हैं कि क्या होगा, उसको हम फाइंड आउट भी कर लेते हैं। ओके जी, सो V1 डैश क्या होगी, V1 डैश M1 हमने लिया हुआ है अपने हाथी को। सो कोलाइड करने के बाद हाथी की स्पीड को क्या फ़र्क पड़ेगा, जब M2 हमारे पास बहुत कम है, M2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0। अगर आप चूंटी के मैस को कंपेयर करें हाथी के साथ तो वो अप्रॉक्सीमेटली 0 ही है। तो हम M2 की जगह इक्वेशन में जहाँ पे M2 है वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे M2 की जगह 0 पुट करेंगे तो ये निकल जाएगा, यहाँ से M1 इंटू V1 आ जाएगा। और जब हम M2 की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास 0 रह जाएगी, और ये आ जाएगा M1 V1 डिवाइडेड बाय M, क्योंकि M2 जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो M1 से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू V1। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फर्स्ट बॉडी है वो कोलाइड करने के बाद भी उसी स्पीड से मूव करती रहेगी जो कि उसकी कोलाइड करने से पहले थी। V1 क्या थी, फर्स्ट बॉडी की स्पीड बिफोर कोलिजन, वो इक्वल होगी उसकी स्पीड आफ्टर कोलिजन के भी। मतलब हाथी की स्पीड को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड इट इज़ कॉमन सेंस कि अगर हाथी भाग रहा है, उसके रास्ते में कोई चूंटी आ गई है और उससे कोलाइड किया है, तो हाथी की स्पीड को ना फ़र्क पड़ने वाला, कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ेगा, वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। जबकि V2 डैश क्या होगा, V2 डैश, V2 क्या है, सेकंड बॉडी। सेकंड बॉडी हम किसको ले रहे हैं, चूंटी को ले रहे हैं। तो कोलाइड करने के बाद चूंटी की स्पीड क्या होगी, आप इसको वैसे इमेजिन भी कर सकते हैं, इसको हम फाइंड आउट भी कर लेते हैं। ओके जी, सो सब जब हमारे पास जो V2 डैश की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई करनी है, एक तो M2 की जगह भी अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि वो 0 है तो M2 की जगह भी हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, और जो V2 है वो भी हमारे पास 0 है क्योंकि चूंटी जो है वो रेस्ट पे है, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये सारे का सारा फैक्टर हो जाएगा 0। यहाँ पे भी M2 की जगह आ जाएगा 0, 2M1 V1 डिवाइडेड बाय M1। सो M1 से कैंसिल हो जाएगा। सो V2 डैश विल बी इक्वल टू 2V1। इसका क्या मतलब है कि जो सेकंड वाली बॉडी है, जो हमारी चूंटी है, वो कोलाइड करने के बाद 2V1, V1 है हमारे पास फर्स्ट बॉडी जो कि एलिफेंट की स्पीड है, उससे भी डबल स्पीड से जाके दूर जाके गिरेगी। इसका मतलब है कि हाथी की स्पीड को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी स्पीड वही है जो कोलाइड करने से पहले थी। लेकिन जो हमारे पास चूंटी है, जो सेकंड बॉडी है, उसकी स्पीड हाथी की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाएगी कि जब वो हाथी से टकराएगी तो उसकी स्पीड वो डबल स्पीड से, हाथी की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से दूर जाके गिरेगी। और यही होता है जब बहुत स्मॉल मैस की अमाउंट किसी बड़ी हैवी ऑब्जेक्ट से जाके कोलाइड करे तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से दूर जाके गिरती है। सो ये हमारा हो गया सेकंड केस, जिसको हमने डिराइव कर लिया कि कोलाइड करने के बाद उनकी स्पीड को क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह के दो और केसेस भी आपके बुक में दिए गए हैं। इसी तरह आपने इन इक्वेशन में V1 डैश और V2 डैश वाली इक्वेशन में इन केसेस को पुट करके सेम इसी तरह उनकी आफ्टर कोलिजन वाली वैल्यू को डिराइव कर लेना है। सो एट द एंड अगेन हमने फाइंड आउट किया कि हमारे पास कोलिजन की टाइप्स कितनी होती हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक, दोनों में फ़र्क क्या होता है। और अगर हम कोई इलास्टिक कोलिजन देख रहे हों तो उसमें हम कोलाइड करने के बाद V1 डैश और V2 डैश की वैल्यू क्या फाइंड की है हमने, उनका क्या रिज़ल्ट निकाला है, और उन रिज़ल्ट को यूज़ करके डिफरेंट केसेस में हम किस तरह से बॉडी की कोलिजन को पहले से ही डिराइव कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज के लेक्चर में आपने देखी हैं।